हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मैट। मैट को लेके काफ़ी बच्चों की मेरे पास मेल भी आए थे, कमेंट्स आए थे कि सर मैट पे एक वीडियो बना दीजिए। तो मैट पे आज एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है और बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश मैं करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बताऊंगा मैं। हालांकि बताने को इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं, ताकि जिस बच्चे का टैक्स के अंदर अगर जीरो लेवल भी है वो भी अगर इस वीडियो को देखे तो एग्जाम में मैट के ऊपर कुछ ना कुछ लिख के आए और वो पास हो। यही मेरा इंटेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट मैट का फुल फॉर्म होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट यानी मिनिमम तो पे करना ही पड़ेगा। सेक्शन 115 जेबी, सेक्शन 115 जेबी बोलता है मैट के बारे में। और मैट जो है मैट ये अप्लीकेबल है कंपनीज पर। मैट सिर्फ कंपनीज पे लगता है, ओनली ओनली ऑन कंपनीज। मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी नाम से मालूम पड़ रहा है मिनिमम इतना तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, कंपनी से बच नहीं सकती। अब सवाल ये आ रहा होगा माइंड में कि मिनिमम कंपनी को पे क्यों करना पड़ता है, मैट क्यों आया। तो पहले क्या होता था कि कंपनी जो है वो टैक्स इंसेंटिव्स का यूज कर कर, एग्जम्पशन का यूज कर कर कंपनी अपनी टैक्सेबल इनकम को बिल्कुल ही जीरो कर लेती थी। कंपनी टैक्स इंसेंटिव्स का यूज कर कर, एग्जम्पशन का यूज कर कर अपनी टैक्सेबल इनकम जीरो कर लेती थी। और जब टैक्सेबल इनकम ही जीरो हो जाएगी तो टैक्स लायबिलिटी तो कुछ भी नहीं आएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था मैट। और मैट सबसे पहले 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद बीच में इसको विड्रॉ भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में दोबारा से इसको फिर रीइंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैट लाने के पीछे यही प्रोविजन था कि कंपनी की एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, कंपनी की भी एक जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट ने मैट को इंट्रोड्यूस किया कि भाई कंपनी जो है टैक्स लायबिलिटी से बच नहीं सकती, मिनिमम तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि जो मैट आप पे करोगे उसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे। वो क्रेडिट क्या होता है, कैसे यूटिलाइज करना है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो कंपनी पे लगता है सिर्फ कंपनी पे करती है। सेक्शन 115 जेबी। कंपनी मतलब कोई भी, भले वो डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, सभी पे अप्लीकेबल होता है। बट कुछ फॉरेन कंपनी ऐसी होती है जिसमें मैट अप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन फिलहाल मैं उसमें डीप में जाऊंगा नहीं। मैं तो मोटी मोटी बातें वही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो अभी तक फिलहाल मैंने आपको बताया है कि मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कंपनी द्वारा पे होता है, सिर्फ कंपनी पे ही लगता है 115 जेबी। अब सवाल ये उठता है कि मैट कब लगेगा। व्हेन इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ए कंपनी। जब कंपनी के ऊपर जो इनकम टैक्स पेबल जो है वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नॉर्मल प्रोविजन से कंपनी पे जब कंपनी की टोटल इनकम पे जब इनकम टैक्स निकाला जाएगा और वो टैक्स जो है वो लेस देन 15% है, वो टैक्स जो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से अगर वो 15% से कम आता है, पहले की 18.5% था, लेकिन असेसमेंट ईयर 2021 से इसको कम कर दिया और ये हो गया 15%। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपनी का नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से उसकी इनकम पर, उसकी टोटल इनकम पे अगर टैक्स जो है वो 15% से कम आता है, 15% प्लस सरचार्ज रेट आगे बताऊंगा मैं आपको, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% होता है, बुक प्रॉफिट का 15% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस। अगर नॉर्मल टैक्स जो है वो, कहने का मतलब ये है मैट से अगर कम है तो मैट तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। मैट का जो रेट है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वो है 15%, यानी कंपनी को 15% तो पे करना ही पड़ेगा, इससे कंपनी बच नहीं सकती। तो मैंने आपको बताया कि जब कंपनी की टोटल इनकम पे जो इनकम टैक्स है वो अगर मैट से कम आता है, अगर वो मैट से कम आता है, मैट मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो 15% के हिसाब से है, प्लस सरचार्ज जो भी अप्लीकेबल होगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर नॉर्मल टैक्स मैट से कम आता है तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे मैट, कंपनी को मैट पे करना पड़ेगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे करना पड़ेगा। एवरी कंपनी शैल बी लाइबल टू पे टैक्स। हर एक कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है।
अब मैट की हम बात करें तो मैट 15% के हिसाब से कंपनी को पे करना है। हायर ऑफ दी फॉलोइंग, दोनों में जो ज्यादा होगा वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। नॉर्मल टैक्स निकाला जाएगा कंपनी द्वारा नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। और मैट मैट का रेट कितना है 15%। मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। ये बुक प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे निकाला जाता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल कंपनी जो टैक्स पे करेगी या तो नॉर्मल टैक्स पे करेगी और मैट मैट यानी 15% ऑफ बुक प्रॉफिट प्लस सरचार्ज। सरचार्ज कब लगता है? जब कंपनी का बुक प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो या 10 करोड़ से ज्यादा होगा। कितना परसेंट लगता है मैं आगे मैंने आपको चार्ट बना के समझा रखा है। तो कंपनी का नॉर्मल टैक्स और मैट दैट इज 15% और बुक प्रॉफिट प्लस सरचार्ज हो जाएगा प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो जाएगा। दोनों में जो ज्यादा होगा, मान लो नॉर्मल टैक्स कंपनी का आता है 100 रुपए, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मान लो कंपनी का नॉर्मल टैक्स आता है 100 रुपए और जो मैट आता है मतलब 15% लगाया, फिर अगर सरचार्ज भी लगा दिया, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगा दिया और वो आता है 150। तो मैंने आपको बताया दोनों में जो हायर होगा यानी 150 कंपनी को पे करना पड़ेगा। लेकिन जो कंपनी ज्यादा पे कर रही, मान लो कंपनी मैट ज्यादा पे कर देती है किसी साल, तो उसका क्रेडिट कंपनी को मिल जाएगा। वो कैसे यूटिलाइज करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल टैक्स की कि कंपनी को किस टैक्स रेट से टैक्स पे करना होता है। अगर मैं बात करूं इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी की, तो एक चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने। कंपनी 25% टैक्स पे करती है, 30% पे करती है और 22% 15%। असेसमेंट ईयर 20-21 की अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट ईयर 20-21 से कंपनी जो है वो 22% और 15% भी टैक्स पे कर सकती है। एक कंपनी को एक ऑप्शन दिया गया है। तो टैक्स रेट सबसे पहले कंपनी 25% पे करेगी। 25% कंपनी कब पे करती है? जब किसी कंपनी का जो टर्नओवर या ग्रोस रिसीट अगर 400 करोड़ तक है किसी फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर, तो कंपनी फिर असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए 25% टैक्स पे करती है। अदर कंपनी को 30% पे करना पड़ता है। मतलब अगर किसी कंपनी का जो टर्नओवर है 400 करोड़ से ज्यादा होता है तो वो 30% पे करेगी। लेकिन अब की बार असेसमेंट ईयर 20-21 से मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर 20-21 की, हालांकि असेसमेंट ईयर 21-22 चल रहा है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 20-21 की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है किसी भी फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर, तो वो असेसमेंट ईयर 20-21 में जो टैक्स पे करेगी वो 25% के हिसाब से पे करेगी। अदर कंपनी यानी जिसका टर्नओवर ज्यादा है वो पे करेगी 30%। ठीक है। लेकिन 20-21 में कंपनी को एक ऑप्शन दिया गया, कंपनी 22% भी पे कर सकती है और 15% भी। 22% एक सेक्शन है 115BAA, इसमें कंपनी को ऑप्शन दिया गया, यानी जो कंपनी ज्यादा टैक्स पे करती है उनको ऑप्शन दिया गया कि वो 22% का टैक्स पे कर सकती है। उनको एक ऑप्शन है, अगर वो ऑप्शन ऑप्ट करती है तो 22% पे कर सकती है। उनको उसके बाद उनको कोई टैक्स इंसेंटिव या एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 22% टैक्स वो पे कर सकती है। एक ऑप्शन कंपनी ऑप्ट कर सकती है। एक सेक्शन 115BAB है जिसके अंदर जो नई कंपनीज है, मान लो जो अक्टूबर 19 या उसके बाद जो आई है, उन कंपनी के पास भी एक ऑप्शन है अंडर सेक्शन 115BAB के तहत वो 15% इनकम टैक्स पे कर सकती है। अगर फॉरेन कंपनी की बात करूं तो फॉरेन कंपनी को 40% टैक्स पे करना पड़ता है। कुछ केसेस में 50% भी पे करना पड़ता है, लेकिन जनरली 40% टैक्स रेट है। उसके बाद इनकम टैक्स के अलावा कंपनी को सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। टैक्स के ऊपर टैक्स यानी सरचार्ज। अगर किसी कंपनी की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम, या आप कह सकते हो टैक्सेबल इनकम, या आप कह सकते हो नेट इनकम, पर टेक्निकल वर्ड इज टोटल इनकम। अगर किसी कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से जाता है बट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, मतलब 10 करोड़ तक है, तो उस कंपनी यानी अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा 7% के हिसाब से, यानी इनकम टैक्स के ऊपर लग जाएगा सरचार्ज। फॉरेन कंपनी है 2% लग जाएगा। अगर कंपनी का टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो इंडियन कंपनी है तो 12% पे करेगी सरचार्ज। अगर फॉरेन कंपनी है तो 5% पे करेगी सरचार्ज। टैक्स के ऊपर लगता है सरचार्ज। उसके अलावा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर भी लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर इंडियन कंपनी है
तो वो पे करेगी 4%। और अगर फॉरेन कंपनी है तो उसके केस में भी 4% का है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये है नॉर्मल टैक्स। अब मैं बात करता हूँ मैट की। मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो रेट मैंने आपको बता दिया पहले, ये 15% टैक्स है मिनिमम। अल्टरनेट टैक्स 15% है। ये बुक प्रॉफिट का है, प्लस सरचार्ज जो मैंने आपको बता दिया ऊपर, सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% की। तो कंपनी को मैट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। और अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, मैट प्रोविजन के अंदर अगर आपको कुछ चीजें समझनी है तो वो है बुक प्रॉफिट। अगर इस टॉपिक की जान की बात करूं मैं, तो इस मैट टॉपिक की जान जो है वो बुक प्रॉफिट में है। अगर जिस बच्चे को बुक प्रॉफिट समझ में आ गया, मतलब ये चैप्टर उसकी, ये टॉपिक इसकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो चलो अभी हम देख लेते हैं बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी 22% या 15% की स्कीम को ऑप्ट कर लेती है, अगर एक बार ये कंपनी 22% या 15% की स्कीम को ऑप्ट कर लेती है, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि उसकी टोटल इनकम भले ही 1 करोड़ से कम हो, तब भी उसको पे करना पड़ेगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। 10% के हिसाब से उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं बुक प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, क्योंकि जो मैट अप्लीकेबल होता है, जो मैट लगाया जाएगा वो बुक प्रॉफिट पे ही लगाया जाएगा। तो देखो बुक प्रॉफिट, सबसे पहले बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उससे पहले आप समझ लो बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। बुक प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट विच इज सोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। यानी ऐसा प्रॉफिट जो प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से निकल के आता है। पहले प्रॉफिट लॉस बोलते थे, लेकिन कंपनी जो है, जो कंपनी शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 के हिसाब से अपने बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब ये मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट लिया, पहले वाला, ये ओल्ड फॉर्मेट है। हालांकि कंपनी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाती है, अलग फॉर्मेट वो बनता है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है पहले वाला, समझाने के पर्पज से लिया है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि बुक प्रॉफिट में जो आपको बेस लेना है वो लेना है ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। यानी यहाँ पर डेबिट आइटम्स होते हैं, यहाँ पर क्रेडिट आइटम्स होते हैं, कंपनी बनाएगी। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट को बेस माना जाता है बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। अब इसी बुक प्रॉफिट को निकालते वक्त इस प्रॉफिट के अंदर ही एडजस्टमेंट करने होते हैं। इसी प्रॉफिट के अंदर प्लस माइनस करने हैं आपको। कौन कौन से आइटम आपको प्लस माइनस करने हैं मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपको ध्यान से समझना है चीजों को। सबसे पहले जो प्रॉफिट आपके पास, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के हिसाब से जो प्रॉफिट निकल के आया, इस प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से निकल के आया है कंपनी का, इस प्रॉफिट में कुछ आइटम्स ऐड हो जाएंगे। तो प्रॉफिट शैल बी इंक्रीज, इस ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा बाय द फॉलोइंग अमाउंट्स इफ डिडक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर ये जो आइटम मैं आपको जो लिस्ट बना रखी, ये आइटम अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते वक्त कंपनी ने अपने डेबिट साइड में दिखाए, यानी अपने प्रॉफिट को कम कर लिया, डिडक्शन ले ली, तो ये दोबारा से एड बैक हो जाएंगे मैट के अंदर बुक प्रॉफिट निकालते वक्त। कौन कौन से आइटम है देख लेते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स पेड और पेएबल, भले वो पेड है या पेएबल है या कोई प्रोविजन है। तो इनकम टैक्स पेड या पेएबल, कोई प्रोविजन या कोई इंटरेस्ट है, सरचार्ज है, हेल्थ एजुकेशन सेस है, अगर कंपनी ने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते वक्त इसको डेबिट में दिखाया, यानी अपने प्रॉफिट को कम किया है, दोबारा से एड बैक हो जाएगा प्रॉफिट के अंदर। बुक प्रॉफिट निकालते वक्त आप दोबारा से, कंपनी ने अगर इनकम टैक्स डेबिट में दिखा रखा है अपने स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में, दोबारा से ऐड बैक कर दोगे आप। कोई सरचार्ज है, कोई इंटरेस्ट है, कोई हेल्थ एजुकेशन से, ऐसे दोबारा से ऐड बैक हो जाएगा, यानी प्रॉफिट बढ़ जाएगा बुक प्रॉफिट निकालते वक्त। इसके अलावा कोई अमाउंट अगर कंपनी ने ट्रांसफर करी है किसी रिजर्व के अंदर, वो भी ऐड बैक हो जाएगी। कोई डिविडेंड अगर पेड है या प्रपोज है, वो भी ऐड बैक हो जाएगा। कोई प्रोविजन बना रखा है कंपनी ने, कंटिजेंट लायबिलिटी या कोई अनएसेटन लायबिलिटी, यानी जो लायबिलिटी निश्चित नहीं है, यानी राम भरोसे है, उसका प्रोविजन बना रखा है, तो वो भी ऐड बैक हो जाएगा, यानी प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। कौन सा प्रॉफिट? जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आया है, उस प्रॉफिट में हम ये आइटम्स ऐड बैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बुक प्रॉफिट निकालना है। और बुक प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि हमें मैट लगाना है। बुक प्रॉफिट पे लगता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। उसके बाद अगर किसी सब्सिडरीज कंपनी का कोई लॉस है, कंपनी ने उसको अपने डेबिट में दिखा रखा है, एड बैक हो जाएगा। प्रोविजन बना रखा है। कोई एक्सपेंसेस, अगर कोई एग्जम्प्टेड इनकम से संबंधित कोई खर्चे हैं, यानी 10, 11, 12, 10 में आता है एग्री इनकम और 11, 12 में होता है ट्रस्ट की इनकम, ये जनरली एग्जम्प्ट होती है इनकम। अगर इन इनकम से संबंधित कोई खर्चा, एक्सपेंस जो है
वो उसको भी ऐड बैक कर दिया जाएगा। कोई ऐसा एक्सपेंस जो कंपनी अगर एज ए एओपी बीवाई मेंबर्स के रूप में कंपनी की कोई इनकम है, उससे संबंधित कोई खर्चा है, उस खर्चे को अगर कंपनी ने उसमें अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अगर डेबिट किया है, दोबारा से ये भी ऐड बैक हो जाएगा बुक प्रॉफिट निकालते वक्त। अगर कोई फॉरेन कंपनी की कोई इनकम है और उस इनकम से संबंधित खर्चे करती है कंपनी, तो वो खर्चे भी दोबारा से ऐड बैक हो जाएंगे प्रॉफिट में बुक प्रॉफिट निकालते वक्त। अब फॉरेन कंपनी को जो इनकम होगी, या तो रॉयल्टी से इनकम होगी, उसको इंटरेस्ट से इनकम होगी, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या कैपिटल गेन, जनरली इन पे इनकम टैक्स 15% से कम होता है, तो यहाँ पर वो दोबारा से ऐड बैक हो जाएंगे। उसके बाद का कोई अगर कोई नोशनल लॉस है कोई बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स का, वो भी ऐड बैक हो जाएगा। कोई एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो 115 बीबीएफ में आता है, यानी अगर कोई रॉयल्टी इनकम होती है कंपनी को पेटेंट्स के ऊपर, उस इनकम से संबंधित कोई खर्चे हैं वो भी दोबारा से ऐड बैक हो जाएंगे प्रॉफिट में। और डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा पहले तो आप दोबारा ऐड बैक कर दोगे, लेस भी होगा, लेकिन मैं आगे बताऊंगा लेस कौन सा होगा। फिलहाल जो भी डेप्रिसिएशन दिखता है आपको पहले वो ऐड बैक कर दो आप। उसके बाद डिफर्ड टैक्स। देखो डिफर्ड टैक्स हालांकि मैं अगर समझाऊं तो टॉपिक काफी बड़ा है, लेकिन अगर सिंगल लाइन में समझाना चाहूं तो डिफर्ड टैक्स का मतलब होता है कि कंपनी एक तो कंपनीज एक्ट 13 के हिसाब से अपने अपने स्टेटमेंट बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। एक कंपनी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से अपनी इनकम निकालती है, तो कंपनीज एक्ट 13 के हिसाब से जो इनकम आएगी और जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम आएगी, दोनों में वेरिएंस होता है, डिफरेंस होता है। तो इसकी वजह से जो टैक्स में भी डिफरेंस आ जाएगा, और वो डिफरेंस जो होता है वो डिफर टैक्स का काम करता है। फिलहाल एक लाइन में समझाने की कोशिश की है। उसके बाद अगर कोई प्रोविजन है फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, अगर कोई वैल्यू की एसेट्स के में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके संबंधी कोई प्रोविजन बना रखा है कंपनी ने, वो भी दोबारा से ऐड बैक हो जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनी का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो कंपनी की डिस्पोजल हो गई, कंपनी का डिस्पोजल हो गया, या कोई कंपनी का रिटायरमेंट, कंपनी को आपने सॉर्ट आउट सेल कर दिया, तो उससे संबंधित जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर वो रिवैल्यूएशन रिजर्व कंपनी ने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट नहीं कर रखा, तो उसको भी दोबारा से ऐड बैक कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात ऐसे आइटम की बात करते हैं जो लेस करने, यानी प्रॉफिट को कम कर देंगे। ये आइटम जो है ये प्रॉफिट को कम कर देंगे। प्रॉफिट शैल बी डिक्रीज बाय द फॉलोइंग अमाउंट्स विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व। अगर कोई अमाउंट जो रिजर्व से निकाली गई है और वो जो रिजर्व है प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिखा रखा है कंपनी ने, उसी रिजर्व से कोई अमाउंट विड्रॉ की है, तो वो अमाउंट दोबारा से लेस हो जाएगी, यानी प्रॉफिट में से लेस कर दी जाएगी। अगर कोई एग्जम्प्टेड इनकम जो 10, 11, 12 की है, ऐसी इनकम अगर क्रेडिट कर रखी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, तो वो लेस हो जाएगी, क्योंकि 10, 11 इनकम अलग होती है। 10 की में आती है हैगरी इनकम, 11, 12 की ट्रस्ट की इनकम होती है, जो मैंने आपको बता दिया। जब खर्चे ही जब दोबारा से ऐड बैंक होंगे तो इनकम भी हटा दी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन मैंने पहले बोला आपको दोबारा सारा का सारा ऐड बैक कर दो, और लेस कौन सा करना है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व, यानी आपने कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व बना रखा है एसेट के ऊपर, उसको हटा के जो डेप्रिसिएशन है वो लेस हो जाएगा, वो अलाउ होता है बुक प्रॉफिट निकालते वक्त। उसके बाद अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर क्रेडिट कर रखा है प्रॉफिट लॉस के अंदर, तो वो भी से लेस हो जाएगा, बट ध्यान रखना इट डज नॉट एक्सेड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के संबंधित जो आपने बना रखा है रिजर्व, उसके संबंधित अगर कोई डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन से अधिक नहीं होना चाहिए। जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो ना, वो डेप्रिसिएशन से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद शेयर ऑफ एसएससी इन द इनकम ऑफ एओपी बीवाई, कंपनी अगर कोई एओपी बीवाई की मेंबर है, एओपी की मेंबर है कंपनी, एज ए उसको मेंबर कोई शेयर मिलता है, तो वो भी उस इनकम को भी लेस कर दिया जाएगा। कोई कंपनी को कोई इनकम होती है, कोई फॉरेन कंपनी है, उसको कोई इनकम अराइज होती है, एक्रू होती है, वो प्रॉफिट लॉस में दिखा रखी है, यानी क्रेडिट साइड में दिखा रखी है, तो वो भी इनकम लेस हो जाएगी। कोई नोशनल गेन हुआ है कंपनी को बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर, अगर प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर रखा है, तो वो भी लेस हो जाएगा। ये सारी आइटम्स हम लेस कर रहे हैं जो क्रेडिट साइड में होती है, कंपनी ने अगर दिखा रखी है तो। इसके अलावा अगर कंपनी को कोई रॉयल्टी इनकम होती है जो टैक्सेबल होती है 115 बीबीएफ के अंदर, और अगर ये क्रेडिट कर रखी है प्रॉफिट लॉस में, तो इसको भी लेस कर दिया जाएगा इस इनकम को।
उसके अलावा कोई अगर कोई कंपनी का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, यानी ऐसा डेप्रिसिएशन जो कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट नहीं कर पाई, वो बच गया, उसको आगे कंपनी कैरी फॉरवर्ड करती है, वो होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की कंपनी इसको लेस कर देगी, लेकिन ध्यान रखना दोनों में जो कम होगा वो लेस होगा। अगर कोई प्रॉफिट है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो बीमार कंपनी होती है, मतलब ऐसी कंपनी जिनका जो एक्यूमुलेट लॉस है, यानी लॉस इकट्ठा हो रहा है कई सालों से, वो लॉस अगर उसकी नेट वर्थ के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो कंपनी डिक्लेयर कर दी जाती है BIFR द्वारा, डिक्लेयर कर दी जाती है सिक यानी बीमार कंपनी। अगर कोई कंपनी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, उसका प्रॉफिट जो है उसने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दिखा रखा है, तो वो लेस हो जाएगा। ऐसे डिफर्ड टैक्स अगर प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में दिखा रखा है तो वो भी लेस कर दिया जाएगा। मैं बात कर लेता हूं मैट क्रेडिट कैसे अवेल करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी पे करेगी या तो नॉर्मल टैक्स या फिर मैट, दोनों में जो हाई होगा कंपनी को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखो कंपनी का नॉर्मल टैक्स मान लो 100 रुपये आता है, कंपनी का नॉर्मल टैक्स, यानी मैं बात कर लेता हूं नॉर्मल टैक्स की, वो आता है 100 रुपये, और कंपनी का मैट जो आता है, जो बुक प्रॉफिट पे चार्ज करा, वो आता है 150। तो कंपनी को हाई पे करना पड़ेगा, 150 रुपये पे करना पड़ेगा। अब मजे की बात यह है कि कंपनी ने मैट अधिक पे किया है, तो अधिक कितना पे किया है उसने 50, तो ये 50 इसका हो जाएगा क्रेडिट। ये आने वाली सालों में जब भी इसका नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा तब ये अपना इस नॉर्मल टैक्स से एडजस्ट कर लेगी अपने क्रेडिट को। कैसे करना है वो देख लीजिए आप। प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर मैट जो है वो मेरा 2 लाख रुपए था, यानी कंपनी का, और जो कंपनी का नॉर्मल टैक्स आया था वो आया 1.5 लाख रुपए। तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा कंपनी, दोनों में हाई कौन सा है, 2 लाख रुपए। 2 लाख कंपनी को टैक्स पेबल हो गया। एडजस्टमेंट कुछ होगा नहीं क्योंकि पहले से ही क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, तो एक्चुअल में कंपनी टैक्स पे करेगी 2 लाख रुपए, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख दोनों में जो हाई कौन सा है 2 लाख। मैट क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाएगा अब, क्योंकि अब कंपनी मैट अधिक पे कर रही है 50,000, तो हमारे पास बैलेंस हो जाएगा 50,000, यानी कंपनी के पास मैट क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 15,000। और ध्यान रखना कंपनी इस मैट क्रेडिट बैलेंस को आने वाली 15 सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, यानी 15 साल तक वो सेट ऑफ कर सकती है। सेट ऑफ कब करना पड़ेगा, जब कंपनी का नॉर्मल टैक्स ज्यादा आ जाएगा मैट से। देखो अगर मैट ज्यादा आ रहा तो कंपनी का क्रेडिट होता रहेगा, कंपनी का क्रेडिट इकट्ठा होता रहेगा मैट क्रेडिट। लेकिन ये जो क्रेडिट आया है 50,000, ये एडजस्ट कब होगा, जब कंपनी का नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा मैट से। अगली बार क्या होगा, 19-20 के अंदर कंपनी का जो मैट आया है वो 4,70,000 रुपया आया है, और कंपनी का जो नॉर्मल टैक्स है वो 4,10,000 है। तो अभी 60,000 ज्यादा आ जाएगा, वो कंपनी को पे करना पड़ेगा 470। तो अब पहले 50 था, अब 60 ज्यादा पे कर दी कंपनी ने, तो अब कितना हो जाएगा बैलेंस, 1,10,000 बैलेंस हो जाएगा कंपनी के पास। भाई पहले 50,000 कंपनी अधिक पे किया मैट, अब 19-20 में कंपनी ने 60,000 और एक्स्ट्रा मैट पे कर दिया, नॉर्मल से ज्यादा पे किया है, तो 50 + 60 कितना हो गया 1,10,000, 1,10,000 रुपए। अब अगले साल क्या हुआ, 20-21 में थोड़ा सिचुएशन उल्टी हो गई। अब देखो मैट 3.5 लाख रुपए है, लेकिन नॉर्मल टैक्स 4 लाख रुपए। अब नॉर्मल टैक्स ज्यादा आ गया मैट से, अब आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो देखो मजे की बात यह है कि टैक्स पेबल कंपनी कितना बनता है 4 लाख, दोनों में हायर कितना है 4 लाख, लेकिन नॉर्मल टैक्स ज्यादा है मैट से, तो आप क्रेडिट को एडजस्ट कर सकते हो। कितना एडजस्ट कर सकते हो, 50,000 तक, क्योंकि आपका जो नॉर्मल टैक्स है ना ये कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो 50,000 आप एडजस्ट करोगे। आपकी हालांकि टैक्स लायबिलिटी कंपनी की आई है 4 लाख रुपए, लेकिन कंपनी के पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, वो कंपनी का आपकी बार नॉर्मल टैक्स ज्यादा आ गया मैट से, कितना ज्यादा आया 50,000, तो कंपनी 50,000 को एडजस्ट कर लेगी अपने क्रेडिट से। तो अब इसका टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 4 लाख पहले पे करना था, इसमें से 50 इसने सेट ऑफ कर लिया, तो कितना पे करना पड़ेगा कंपनी को एक्चुअल में 3.5 लाख रुपए। और पहले जो 1,10,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस था कंपनी के पास, अब वो हो जाएगा 60, क्योंकि 1/10 में से 50 कंपनी यूटिलाइज कर चुकी है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।